हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। इसके साथ साथ हम पावर के बारे में भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे वर्क एंड एनर्जी क्या है। इंटर रिलेटेड टर्म्स है बच्चों। सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं वर्क, कि ये कोई काम कर रहा है, ये कोई वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट जो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है वो वर्क की अलग होती है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप सुबह उठे, उसके बाद आप एक्सरसाइज की, उसके बाद आप स्कूल में गए, उसके बाद आपने क्या किया, स्कूल में बहुत सारा काम किया। आपने मैथ्स के नोट्स बनाए, साइंस में डायग्राम्स बनाए, कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद आप जो ग्राफ्स वगैरह, मतलब आपने बहुत सारा काम किया। उसके बाद आप घर आ गए, घर पे आके आपने क्या किया, आप साइंस ट्यूशन पे गए, मैथ्स ट्यूशन पे गए। उसके बाद आप थोड़ी देर खेले, फ्रेश हुए। उसके बाद आपने रात को अपना काम किया, जो भी आपका पेंडिंग वर्क था, रिवीजन वर्क था, वो आपने इतना सारा काम किया। तो जनरल टर्म हम बोलेंगे यू आर डूइंग हार्ड वर्क। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, यू आर डूइंग हार्ड वर्क। बट कि जो हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आपने वर्क किया। तो वो जो साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लें तो आपने वर्क बहुत कम हुआ है। जो हम टोटल आपका डे रूटीन देखेंगे उसमें वर्क बहुत कम हुआ है। अब ऐसे क्यों, पहले हम वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। Work is said to be done when a force is applied on a body and body moves under the influence of a force. इसका मतलब क्या, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया एंड वो मूव करे तो उसको हम वर्क बोलेंगे। बच्चों सपोज करो मैंने कोई बहुत हैवी वेट लिया एंड मैं लेके वो जस्ट खड़ी हूँ, तो क्या मेरा बोलेंगे कि मैं वर्क डन कर रही हूँ। बच्चों एक नॉर्मल टर्म्स हम यूज करेंगे कि शी इज डूइंग हार्ड वर्क। बट अगर हम बोलें साइंटिफिक डेफिनेशन हम देखें तो मैंने कोई वर्क नहीं किया, माई वर्क इज जीरो, अगर मैं जस्ट खड़ी हूँ उसको लेके। बट वर्क कहाँ पर हुआ, मैंने उसे लिफ्ट किया। बच्चों मैंने क्या किया, उसमें फोर्स लगाया, मैं उसको फोर्स लगा रही हूँ तभी वो ऊपर आया। साथ में क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई। यस, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वर्क हुआ। यस, तो वहां पे हम बोलेंगे वर्क हुआ है, वर्क इज डन। सपोज करो एक गर्ल है, वो ट्रॉली है, ट्रॉली को वो पुश कर रही है, वो ट्रॉली को पुल कर रही है। तो वो क्या कर रही है बच्चों, वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो क्या वहां पे वर्क हो रहा है। यस, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। देखो दो कंडीशंस ऑफ वर्क। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। बच्चों फोर्स ऐसा नहीं आपने एक बार धक्का मार के छोड़ दिया और वो ट्रॉली आगे आगे जा रही है तो वो हम बोलेंगे वर्क। वहां पे वर्क कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, हम लगातार उस पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे हम टर्म यूज करेंगे कि वर्क डन है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिसमें क्या बोलेंगे, हम वर्क डन है। अब देखो, वर्क इज सेड टू बी डन एंड मूविंग, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। बच्चों एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको हमें रेस्ट पे लाना है, तो क्या हम फोर्स अप्लाई करेंगे। यस, उसमें डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या होगी, रुकेगी। तो एक पोजीशन से उसकी पोजीशन चेंज होगी। ऐसा तो नहीं ना हमने फोर्स अप्लाई किया एकदम रुक गया, तो स्लोली स्लोली रुकेगा। तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन होगा। यस, वर्क डन होगा। अब बॉडी रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, हमने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे, वो रेस्ट पे थी और वो मूव करना स्टार्ट कर गई, तो क्या वहां पे वर्क डन हुआ। यस, वर्क डन हुआ है। उसके बाद अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। बच्चों हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बट उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, साथ में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या वहां पे वर्क डन हुआ है। यस, हुआ है। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जैसे हम स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाए, मुझे या तो वो कंप्रेस होगी या फिर वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। दोनों ही केस में क्या हो रही है, अपनी पोजीशन से चेंज हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो क्या वहां पे वर्क डन हुआ। यस, वहां पे वर्क डन हुआ। अब जो वर्क जो है उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। रुको, वर्क डन बच्चों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज वर्क डन। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस। एस फोर, एफ इज व्हाट, एफ इज फोर्स, एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट।
बट बच्चों इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला देखो, W डिनोट्स फॉर वर्क, वर्क डन। F इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स हम कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? हम फोर्स उसके अपोजिट में लगा रहे हैं, अपनी तरफ लगा रहे हैं, तो हम फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इट हैज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यस। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। बट अभी 9th में आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया गया है, हम सिंपली लिख देते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड बच्चों इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें, इसको हम लिखेंगे ऐसे, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बच्चों ये कॉस थीटा क्या होता है? ये ना एंगल्स होते हैं, ठीक है। थीटा इज एंगल, इनकी वैल्यूज होती है कांस्टेंट होती है, जैसे कॉस 0 डिग्री, थीटा इज व्हाट? एंगल। 0 डिग्री भी एक एंगल होता है, यस। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है बच्चों। कॉस 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0, मतलब 90 डिग्री एंगल है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। कॉस 180 डिग्री जो होता है बच्चों की वैल्यू होती है -1। ये आप 10th में तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे ही ट्रिग्नोमेट्री में, बट आप यहाँ पे 10th में आप साइन थीटा भी पढ़ोगे, आप 10th में टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सारे पढ़ोगे। बट अभी आप देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इसकी नीड के अकॉर्डिंग आप ये 3 वैल्यूज याद रख लो। एक्चुअल बच्चों ये होता है, बट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है, अभी ट्रिग्नोमेट्री को से आप इंट्रोड्यूस नहीं हो। तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों ये। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? एफ एस कॉस थीटा। अब यूनिट, वर्क डन की यूनिट होती है बच्चों जूल। एक तो इसकी यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट। एक इसकी यूनिट क्या हो सकती है? देखो एफ डॉट एस है ना, एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन। एस की यूनिट क्या है? एस इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक तरह से लेंथ, तो उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट मीटर। तो क्या हम ये यूनिट भी बोल सकते हैं वर्क डन की? ये भी क्या है? यूनिट ऑफ वर्क। तो न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये दोनों क्या है? यूनिट ऑफ वर्क। वर्क को बच्चों हम कैसे, एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला होता है ये, बट एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है एफ एस। अब आ जाओ, बच्चों देखो दो कंडीशन होती है, या तो वर्क हुआ है या वर्क नहीं हुआ है। हमने इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं, हम थोड़े और एग्जाम्पल्स लेते हैं। वर्क इज डन, वर्क इज डन कब? जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो वहां पे क्या हुआ बच्चों? आपने कुछ ना कुछ बॉडी पे अपना फोर्स लगाया ना ऊपर जाने के लिए, और साथ में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई, आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो क्या वहां पे वर्क डन हुआ है? यस, वर्क डन हुआ है। सपोज कोई एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को आपने पुश किया, वो मूव हो गया, आप उसे कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहे हो, वो मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या वर्क डन होगा? यस, वहां पे वर्क डन होगा। जो भी बच्चों कोई भी कंडीशन जिसमें आप मूव कर रहे हो, आप पे फोर्स लग रहा है और आप मूव कर रहे हो, वहां पर क्या होगा? वर्क डन होगा बच्चों। अब वर्क इज नॉट डन, वर्क कहाँ नहीं होगा बच्चों? हम बोल रहे हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था, मैं वही एग्जांपल वापस देती हूँ कि सपोज मैं कोई हैवी वेट लेके अपने सिर पे हैवी वेट लेके खड़ी हूँ, तो क्या वहाँ पे वर्क डन हुआ? वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, वहाँ पे अब क्या है? 0 वर्क डन। और कहाँ पे? सपोज करो मेरे जैसे कुली है, कुली क्या होता है? वो बहुत सारा वेट लेके और वो कॉन्टिन्यूसली चलता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? देखो बच्चों फोर्स नीचे लग रहा है, कौन सा? mg। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट जो उसने सर पे ले रखा है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है स्ट्रेट। बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा वर्क डन। 0 कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले अब आप एक और एग्जाम्पल देखो। सपोज ये बोर्ड है, मैं इसको पुश कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, और ये मूव नहीं हो रहा है। मूव नहीं हो रहा
तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नो। मैं फोर्स तो डेफिनेटली अप्लाई कर रही हूँ, मैं पूरा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो क्या यहाँ पे वर्क डन कुछ होगा? नो। वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे 0 वर्क डन होगा। अब आ जाओ, वर्क का फॉर्मूला हमने देख लिया है बच्चों। वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। अब बच्चों डिफाइन 1 जूल। आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 जूल को डिफाइन करो, एनर्जी होगी जैसे, तो उसको डिफाइन करो। तो बच्चों 1 जूल ऑफ एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 जूल इज द वर्क डन। 1 जूल क्या है बच्चों? वर्क डन है ना, ऑन द ऑब्जेक्ट या फिर ऑन द बॉडी। on which 1 Newton of force is applied to displace 1 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेस करने के लिए? 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स अप्लाइड। देखो 1 जूल है, ये कब आएगा? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 मीटर। तो क्या आएगा? 1 जूल आएगा हमारे पास। यस, वही हमने लिखा है। 1 जूल ऑफ द 1 joule is the work done on the object on which 1 Newton of force is applied to displace a body object, to displace a body 1 meter in the direction of force applied या फिर in the direction of the motion। तो ये क्या होगा बच्चों? 1 जूल होगा। अब जो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। अब ये चीज समझेंगे हम, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा एंड कब वो जीरो होगा। पहले हम पॉजिटिव वर्क डन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे पॉजिटिव वर्क डन। बच्चों देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब मैं अगर ऐसे पुश कर रही हूँ और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क डन। अब देखो बच्चों, ये सपोज एक ब्लॉक है, मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? इधर हो रही है। यस, इधर ही मैंने फोर्स लगाया, इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी। इसमें एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री एंगल है। यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो, एफ एस कॉस थीटा है, कॉस थीटा, थीटा क्या है? 0, और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखो एफ एस इंटू में 1, तो ये कितना आ गया? एफ एस। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव आया? यस, पॉजिटिव आया। बच्चों ऐसा नहीं होता, हम अभी जब नेगेटिव वर्क देखेंगे हम देखेंगे कि फोर्स नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव नहीं है बच्चों। फोर्स अगर नेगेटिव है मतलब वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। थीटा हम देखेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग हम बताएंगे वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन नेगेटिव है या वर्क डन 0 है। इस डायरेक्शन में फोर्स था, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, थीटा 0 था, हमने निकाल दिया। यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव है। अब हम सेकंड देखते हैं, जब नेगेटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क कब होगा? देखो बच्चों, हमने वापस एक ब्लॉक लिया, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है यहाँ पर, बट फोर्स लग रहा है यहाँ पर।
कैसे? जैसे आपने कोई बॉल ग्राउंड पे रोल करी, तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, कौन से फोर्स की वजह से वो रुक जाती है? दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? बॉल तो आगे जा रही है बट वो धीरे धीरे फोर्स पीछे लगा रहा है उसको रोकने के लिए। तो क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है? यस, बट फोर्स क्या लग रहा है बच्चों? फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अब देखो, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, क्या इसमें 180 डिग्री एंगल बन रहा है? यस, बिल्कुल बन रहा है 180 डिग्री एंगल। और 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमें पता है कॉस 180 डिग्री, यहाँ पे है कॉस 0 डिग्री बच्चों। 180 डिग्री कितना होता है? -1। अब यहाँ हम फॉर्मूला ले आते हैं। वर्क डन क्या? F/S कॉस थीटा। नेगेटिव वर्क डन में हमने कंडीशन देखी, उसमें क्या हो रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, फोर्स पीछे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? सॉरी, F/S cos 180 डिग्री कितना? -1, तो ये -F/S। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन अपने आप नेगेटिव में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो बच्चों, और एनसीईआरटी में थोड़ा आपको ये बताया हुआ है कि जो फोर्स है, फोर्स नेगेटिव लग रहा है, बट एक्चुअल देखो हमने निकाल के देखा है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आ गया है। कैसे आया? हमने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें इसका पता है कि वर्क डन नेगेटिव कैसे आया। अब थर्ड कौन से हम देखेंगे? थर्ड इज जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन बच्चों कब होगा? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कूली है, कूली ने अपने सर पे बहुत वेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। एंड कूली वो वेट लेके चल रहा है, आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? आगे हो रही है। क्या इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है? यस, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तो क्या हो रहा है बच्चों? देखो, फोर्स तो नीचे लग रहा है, ये जो जो भी ये वेट है, दिस वेट, इसका कोई ना कोई बच्चों मास होगा। वो क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे अट्रैक्ट होगा। कौन से फोर्स से? mg फोर्स से। mg फोर्स से वो नीचे अट्रैक्ट हो रहा है एंड उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? सामने हो रही है। अगर वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इधर, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? कॉस 90 डिग्री क्या है? यहाँ पे 0। मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। हम देखते हैं कैसे नहीं होगा वर्क डन। देखो यहाँ पे आओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90 डिग्री कितना बच्चों? देखो कॉस थीटा एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या? 0 आ गया हमारे पास। हमें पता चल गया बच्चों पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा एंड जीरो वर्क डन कब होगा। तो ये बच्चों, ये जो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ये आप याद कर लो अच्छे से। एंड इनकी यूनिट क्या है? वर्क की यूनिट क्या है? जूल। अब आगे चले। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। A coolie lifts a luggage of 15 kg। अगर 15 kg हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास मास दिया है कितना? 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 मीटर अबव द, मतलब यहाँ पे क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। हाइट दी हुई है मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर। अब बच्चों मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कूली है, वो अपने सर पे वेट लेके वो चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। बट बच्चों कूली का क्वेश्चन देखते ही बच्चों ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कूली का वर्क डन है, मतलब सॉरी कूली का क्वेश्चन है तो वर्क डन 0 ही होगा। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि वो चल रहा है, रुका हुआ है। यहाँ पे वर्क डन हम कौन सा देखेंगे? वो क्या था? वेट नीचे था, उसने उसको उठाया, तो उस पर फोर्स कितना लगाया होगा बच्चों? एक चीज देखो, ये कोई सपोज वेट है, नीचे इस पे mg लग रहा है,
तो ये कितना फोर्स ऊपर लगा है कि इस वेट को उठा सके। बच्चों ये फोर्स जो लगाना चाहिए उसको, वो कितना होना चाहिए, mg के बराबर। जब ये mg फोर्स ऊपर लगा देगा तो ये क्या होगा, ये वेट वो ऊपर उठा लेगा। उसने ऊपर उठाया, उसने क्या फोर्स लगाया, यस। क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, वो नीचे से कितना आ गया, वो यहां से यहाँ आ गया, कितना 1.5 मीटर। तो यहाँ पे तो वर्क डन हुआ है बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है। वर्क डन कौन सा बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। अब बच्चों फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। ये आप कॉस थीटा अगर स्कूल्स में जैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप लगाना चाहो लगा लो, बहुत अच्छी बात होगी, आपको एक्यूरेट फॉर्मूला पता। बट अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपकी माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि देखो फोर्स भी ऊपर है एंड क्या डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो ये क्या है इसमें एंगल, कॉस थीटा क्या है, कॉस 0 डिग्री है। कितना, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो क्या यहाँ पे ये वर्क डन पॉजिटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, वही आना चाहिए। अब बच्चों फोर्स कितना लगा रहा है, देखो फोर्स mg, हमने बोला फोर्स mg लगेगा। डिस्प्लेसमेंट जो हाइट के बराबर होगी, हमने लिख दिया हाइट। मास कितना है 15, जी कितना है 10। बच्चों जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 ले लो, या फिर हम अप्रोक्स क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। अब क्या इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके बच्चों आएगा 225 जूल। तो यहाँ पे क्या हमारे लिए वर्क डन निकालना आसान था, यस बहुत आसान था। डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला लगाओ एंड वर्क डन निकाल दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं एनर्जी। जो हमने वर्क डन के बारे में सब कुछ समझ लिया, अब हम समझेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है बच्चों, कोई भी देखो, हम बोल रहे हैं हमारे अंदर एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं बोल पा रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं इतनी देर तक खड़ी हूँ। तो कोई भी हम जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है बच्चों, सन। सन से क्या बन रहा है, सन की वजह से क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, उसमें क्या हो रहा है, फूड बन रहा है, वो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, सन। बट और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यस होगी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम को करने की एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे कि उसमें एनर्जी है। देखो सपोज करो एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, क्रिकेट बॉल को मैं थ्रो करूं कि वो विकेट पे जाके लगे, तो क्या वहां पे वर्क डन हुआ, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया। अब बच्चों मैंने उसको देखो ऊपर उठाया, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों। जो मैंने उस पर काम किया उसमें वो एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी देखो, जब इसने विकेट पे हिट किया तो वो एनर्जी किसको चली गई, वो एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगी, विकेट के पास ट्रांसफर होगी। तो वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी वर्क डन हुआ, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुए, फोर्स उस पर ट्रांसफर हुआ। सिमिलरली देखो बच्चों, यहाँ पे बलून है, आप बलून को ऐसे प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, वहां पे क्या, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो एयर के पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या वहां पे वर्क डन हुआ है, यस वर्क डन हुआ है। बच्चों वर्क डन आप उस पर कर रहे हो तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है। अब जैसे आप उस पर बहुत ज्यादा वर्क डन कर दोगे, वो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में, अब देखो एनर्जी स्टोर हो गई थी, वो एनर्जी किस फॉर्म में मिली हमें, वो एनर्जी साउंड की फॉर्म में मिली। और कौन सी फॉर्म में मिली हुआ एनर्जी, एकदम बहुत सारी आप बोलो गैस या फिर एयर एकदम बाहर निकलती है, तो क्या वो एकदम एयर बाहर निकली, तो वहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली बच्चों देखो यहाँ पर
यहाँ पे एक बोर्ड है, इस पे ये पिन लगानी है, तो क्या बच्चों वो एनर्जी अप्लाई करेगा। वो देखो बच्चों, उसने यहाँ पे वर्क डन किया है, वर्क डन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर थी, अब वो एनर्जी स्टोर थी जो वो इसको ट्रांसफर होगी, इसकी वजह से ये क्या होगा, अब ये वर्क डन करेगा। अब बच्चों एक छोटी सी चीज देखो, जो भी बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट वर्क डन करने की कैपेबिलिटी रखता है, वर्क को करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके पास एनर्जी होगी। सपोज करो मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी, एनर्जी होनी चाहिए, तभी मैं वो काम कर पाऊंगी। तो क्या वर्क डन और एनर्जी हम बोल सकते हैं इंटर रिलेटेड है, सिमिलर टर्म्स है। और बच्चों अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी गेन करेगा। सपोज करो बच्चों, मैं इस पेन को ऊपर लेके जा रही हूँ, मैं इस पे क्या कर रही हूँ, मैं इस पे वर्क डन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, अब मैं इस पे क्या कर रही हूँ, ये फोर्स कर रहा है, पेन क्या कर रहा है, ये पेन फोर्स सॉरी पेन क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। अगर पेन वर्क डन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है। तो बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम हुआ है, दैट गेन्स एनर्जी। और बच्चों जो ऑब्जेक्ट ने काम किया है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, लूजेस एनर्जी। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई टॉय आपने अगर बचपन में देखो, एक मोंकी आता था, ऐसे उस पे आगे ड्रम होता था वो बजाने के लिए, तो हम क्या करते थे, पहले उसमें पीछे से चाबी भरते थे। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम वर्क डन कर रहे हैं। वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर है, वो एनर्जी गेन कर रहा है, वहां पे एनर्जी फॉर्म में उसमें स्टोर हो रही है एनर्जी। जैसे ही हमने उसे छोड़ा तो अब क्या हो गया, अब वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, वर्क डन ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। वो एनर्जी लूज करके ही तो वो ड्रम बज रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी लूज होती जा रही है। तो बच्चों आई थिंक आपको एनर्जी समझ आ गया होगा। अब रुको रुको, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, एनर्जी की यूनिट होती है सेम जूल। जो यूनिट हम उसके लिए यूज करते हैं वर्क डन के लिए, वही सेम यूनिट हम एनर्जी के लिए भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एनर्जी की 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, हम बोलेंगे 1 जूल इज द एनर्जी ड्यू टू 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल काम हुआ, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई वो कितनी होगी, 1 जूल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 जूल एनर्जी। तो बच्चों अब आपको एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बच्चों बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, कौन सी, हीट एनर्जी, या फिर हम बोल देते हैं थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। बच्चों बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी, अभी हम जो पढ़ेंगे आगे एनर्जी के टाइप्स, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एंड इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम आगे देखेंगे, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, कोई भी जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो हमारे अंदर एनर्जी है, तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन कर रही हूँ, अब मैं मोशन कर रही हूँ, मेरे पास कौन सी एनर्जी है? आई हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या हो रही है? मोशन हो पा रही है बच्चों। एक प्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है, किसकी वजह से? उसमें जो मोशन हो रही है बच्चों, किसकी वजह से है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। कोई बच्चा भाग रहा है, किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी। बसेस, ट्रेन, गाड़ी जो भी चल रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। देखो आप यहाँ पे, ये सारे, इनमें क्या हो रहा है बच्चों? क्या इनमें मोशन हो रहा है? देखो विंड मिल रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या उसमें मोशन हो रहा है? मोशन हो रहा है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। देखो स्केटबोर्ड चला रहे हैं, कौन सी एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। बॉल है, बॉल को किक किया, बॉल मोशन में आएगी, मोशन में आएगी तो वो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों। तो इन शॉर्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के पास, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अब बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी में मोशन हो रहा है, तो उसके पास डेफिनेटली वेलोसिटी भी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी तो होती है ना। अगर वेलोसिटी ज्यादा है बच्चों, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब क्या उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। स्पीड से अगर हम बेटर टर्म यूज करें तो हम यहाँ बोल सकते हैं वेलोसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये चीज हम देखते हैं कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम पहले। आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों क्या होगा? देखो, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। सपोज हम एग्जाम्पल करें, एक बच्चा बाइसिकल चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है तो वो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा है, वो कुछ ना कुछ बाइसिकल पे फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो आगे जा रही है। तो बच्चों देखो, फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हम बोले? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब कोस थीटा यहाँ पे 1 है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कोस थीटा 1 है तो हमने ये फॉर्मूला ले लिया। अब बच्चों मोशन के लिए हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, उनमें एक इक्वेशन क्या ये भी थी? यस, एक इक्वेशन ये भी थी। फोर्स को हम क्या लिखते हैं? क्या फोर्स मास के बराबर होता है? यस, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इसे और खोल के लिख दिया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से क्या हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों? देखो, क्या ये ए इसकी वैल्यू आ गई? यस। तो यहाँ से हम वर्क डन की क्या लिख सकते हैं? क्या हम वर्क डन को लिख सकते हैं? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। हमने ये चीज लिख दी। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिख दें, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास वर्क डन या फिर काइनेटिक एनर्जी। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन सेम ही चीज है, तो क्या हमने वर्क डन की जगह हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी? यस। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम और अच्छे से और सुंदर तरीके से हम लिखे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब क्या? वो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने। अगर ऑब्जेक्ट इज एट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंडीशन ले लो, एट रेस्ट। मैं क्या लिख रही हूँ रे?
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एट रेस्ट क्या होगा बच्चों? क्या u जीरो होगा? यस। अगर हम यहाँ पे u जीरो लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो से मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे है तो उसके u जीरो होगा, और u जीरो होगा तो हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों हम देखो यहाँ पे बोल रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया। यस, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है? यस। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यस। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यस, बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब बच्चों आया मोमेंटम। मोमेंटम हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले चैप्टर में मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला किसी को याद है? m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला है बच्चों m इंटू वी। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी इंटू वी। हमने वी स्क्वायर को खोल दिया, वी इंटू वी लिख दिया। अब ये एम वी क्या बन गया? क्या ये मोमेंटम बन गया? हाफ इंटू पी वी। इसको लिख दे पी वी। मोमेंटम इंटू वेलोसिटी बाय 2, ये भी क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी है ना। तो बच्चों क्या बताओ, मोमेंटम पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल करेगी। ये फॉर्मूला देखो बच्चों, ये भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। P इंक्रीज होगा मतलब मोमेंटम इंक्रीज होगी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? यस। P इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। P डिक्रीज होगा मतलब क्या? मोमेंटम कम होगी। मोमेंटम कम होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी कम होगी? यस। अब वापस देखो यहाँ पर आओ, वर्क एनर्जी थ्योरम है बच्चों एक। वो क्या बोलती है? वो बोलती है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब क्या? देखो ये बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर अगर मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब स्पीड बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो वहां पे क्या मतलब कॉन्टिन्यू मोशन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देंगे तो उस ड्यूरेशन का हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को हम क्या हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास बच्चों? ये हमारे पास आ गया वर्क डन। तो अगर आपसे पूछे बच्चों वर्क डन, तो वर्क डन आपको हमेशा ये नहीं मानना है कि वर्क डन का यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपसे वर्क डन पूछा हुआ है, आपके उसकी स्पीड दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वर्क डन आ गया। तो ये चीज आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे आओ, ये क्वेश्चन देखते हैं। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना दिया हुआ है? 15 kg। वेलोसिटी उसकी कितनी दी हुई है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का। हमने बस क्या करना है? वैल्यूज डालनी है। एम कितना है? 15, वी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा? जूल। किसमें आएगा बच्चों हमारे पास आंसर? जूल में। अब देखो बच्चों,
अगर यहाँ पे दिया होता जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो बोले इनिशियल उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फाइनल जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, सपोज 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, ये एक हम दूसरा क्वेश्चन मान सकते हो आप। तो वहां पे देखो हम काइनेटिक एनर्जी, या वहां पे उसको हम बोल देता हमें वर्क बताओ, या फिर सिंपली बोल देता काइनेटिक एनर्जी, या सपोज बोलो वर्क डन। तो हम क्या करते हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देते हैं। वो हमारे पास हमें मास दे रहे हैं, देखो मास एक बॉडी का लग रहा है तो मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाफ एम। वो बोल रहे फाइनली उसकी वेलोसिटी होगी 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे। इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी सपोज कितनी 4, एम इंटू में 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या हाफ इंटू में एम हमने कॉमन ले लिया, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हम इसे निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आगे चले, आओ आओ, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों अभी हमने कौन सी एनर्जी पढ़ी, हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी का। हम बोल रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी है। हमने पढ़ी जिसकी वजह से मोशन, जो एनर्जी मोशन की, पोटेंशियल एनर्जी। potential energy, the energy of body due to its position or change in the shape is known as potential energy। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे क्या, पोजीशन चेंज देखो, मैं उसको लेके जा रही हूँ, क्या मैंने उसकी पोजीशन यस करी, उस पर वर्क डन, उसने वर्क डन हुआ है। जो भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेबिलिटी है बिल्कुल होगी उसमें एनर्जी स्टोर। तो वो एनर्जी स्टोर चेंज हुई, पोजीशन चेंज होते हमने बोला उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे देखो आप ये स्प्रिंग देख रहे हो, ये स्प्रिंग को क्या किया है, ये स्प्रिंग को देखो कंप्रेस किया, ये स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, क्या इस पे वर्क डन किया है बच्चों, यस इस पे वर्क डन किया, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी, ये बिल्कुल कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी। वो एनर्जी कौन सी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैं बार बार काइनेटिक बोल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप, शेप को चेंज होने की एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके आए, बच्चों देखो ऊपर लेके आए ना, तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन के वो हुई है। अब देखो ये है, ये हथौड़ी है, आपने इसको ऊपर लेके आया, आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, तो क्या इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी। इस ये जो सपोज ये हैमर है, तो इसकी बच्चों वर्क करने की कैपेबिलिटी है, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। अभी आपने इस पे काम किया तो इसमें क्या हुई, इसके एनर्जी गेन हुई। अब क्या होगा बच्चों, जब ये हैमर इस पे लगेगा, देखो ये नीचे आ रहा है, वो एनर्जी स्टोर हो गई, वो एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी आ गई उसमें, काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों। जब तक वो ऊपर लेके जा रहे थे उसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी, वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसे वापस मारने आए तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो मोशन में आ गया। ये एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये देखो बो एंड एरो, जैसे आप उसमें एरो लगाते हो, बो को जो स्ट्रिंग होती है वो आप पीछे स्ट्रेच करते हो, अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या उसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है। यस, एनर्जी स्टोर कौन सी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने छोड़ा उसमें क्या होगी, मोशन आ गई, मोशन आने के बाद उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बच्चों आई थिंक आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और देखो, ये देखो आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चा देखो ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वर्क डन कर रहा है, डेफिनेटली इसमें वर्क हो रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, यस वर्क हो रहा है।
वर्क ये कर रहा है तो क्या ये एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब एनर्जी गेन कर रहा है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो रही है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि मोशन हो रहा है। यहाँ पे आके क्या होगा, देखो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई है ना, डेफिनेटली उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पे उसके पास स्टोर्ड एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब आगे आओ, अब देखो बच्चों, हमने जैसे काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, हमने उसको ऊपर उठाया, तो बच्चों ऊपर उठाया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, उसने एनर्जी गेन करी। वो स्टोर्ड एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन का वही F इंटू एस। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, देखो बच्चों हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं, नीचे उसके लग रहा है mg। हम कितना फोर्स लगाएं कि वो ऊपर जाए, हमें बात डिस्कस करी थी, हम कितना फोर्स लगाएं, हम लगाएंगे फोर्स इक्वल्स टू mg, उसको ऊपर उठाने के लिए हमने mg फोर्स लगाया, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी, जितनी हाइट पे हमने उसे उठाया, सपोज हमने यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को उठाया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो वो क्या होगी, हाइट के बराबर। जितनी हाइट पे हमने उसे उठाया वो क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, mgh। यूनिट क्या होगी, यूनिट तो वही होगी ना, जूल, जो एनर्जी की यूनिट है जूल होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों mgh। अब एक चीज देखो, जो h है, सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहां से यहाँ पे उठाया, डिस्प्लेसमेंट कितनी, जितनी ये हाइट है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं हम। बट देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको आपने ऐसे 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 पूरा इसको घुमा के इसने आपने उठाया इसको यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इतनी ही है ना, हमें इसके पाथ से फर्क नहीं पड़ेगा इसने कौन सा पाथ लिया, वो कैसे भी गया हो। हम जो एट द एंड जो उसकी हाइट है, ये जो उसकी हाइट है, हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हम इसका पाथ नहीं देखेंगे बच्चों, इसने कौन सा पाथ कवर किया, हम देखेंगे इसके एट द एंड जो फाइनल इसकी पोजीशन है, पोजीशन इसकी यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो इसकी हाइट है, वो हम मेजर करेंगे। तो आओ वापस एक क्वेश्चन देखें हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, कितना है बच्चों एक ऑब्जेक्ट का मास, 12 kg मास है, इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। कोई हाइट पे है बच्चों, हमें मास दिया हुआ है 12 kg, किसी सर्टेन हाइट पे है, हाइट हमें पता नहीं है। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी दे दी है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब बच्चों हमें उसकी हाइट ही निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, mgh होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट या डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 480 जूल, मास कितना गिवन है 12 g, हाइट यहाँ पे हमें निकालनी है। अब देखो एक छोटी सी चीज और जो शायद आपने गौर भी नहीं की होगी, बट ये चीज आपको देखनी चाहिए, साइन कन्वेंशन बच्चों। देखो यहां से यहाँ पे हमने बोला था जी हमेशा नीचे लगती है। अगर आपको नहीं पता है, आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सारे साइन कन्वेंशन आप देखो पहले, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। हम बोलेंगे जो भी हम नीचे लगा रहे हैं, देखो ये सपोज एक लेवल है, इससे नीचे सारा नेगेटिव होगा, इससे ऊपर सारा पॉजिटिव होगा। तो नीचे तो जी आपको बोलना चाहिए था कि जी यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, बट यहाँ पे अगर हमने जी नेगेटिव भी रखा तो बच्चों देखो
जो h है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं बच्चों, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो ये जो है बच्चों ये भी नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव जो है ये कैंसिल हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को इतना मेजर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, साइन कैंसिल हो जाता है। अब इधर आओ, 480 अपॉन में 120, हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट 4 मीटर आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट आ गई बच्चों हमारे पास 4 मीटर। तो ये हाँ, हाइट हमारे पास आ गई 4 मीटर, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डाली और हमने हाइट निकाल दी। अब आगे चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो है बच्चों, और अच्छी टर्म अगर आप यूज करना चाहो तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है? इंटर कन्वर्जन मतलब क्या बच्चों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है कि हमने खाना खाया तो एनर्जी, क्या देखो हमने खाना खाया, कौन सा काम हुआ, केमिकल एनर्जी उसमें यूज हुई, एंड फिर हमने जो भी काम किया, देखो हम जैसे मैं मूवमेंट की तो मूवमेंट में कौन सी काइनेटिक एनर्जी या फिर मोशन हुआ मेरा। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी to another form of energy is known as transformation of energy। बच्चों एनर्जी का एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कैसे, देखो सन कौन सी एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, हीट एनर्जी या हम बोल रहे हैं थर्मल एनर्जी। अब उससे क्या बन रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो वो कौन सी एनर्जी में चला गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो क्या हुआ, देखो वो जो एनर्जी आई वो ट्रांसफॉर्म होगी, इंटर कन्वर्टिबल होती है एनर्जी बच्चों, दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये एनर्जी यहाँ पे आई और खत्म हो गई, ये एनर्जी चेंज होगी, कन्वर्ट होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये विंड व्हील आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बिजली बनेगी, तो वो कौन सी, देखो विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो विंड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और देखते हैं सोलर पैनल, बच्चों ये आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं, सोलर पैनल देखो सन से क्या ले रहे हैं, ये लाइट एनर्जी ले रहे हैं, सन से क्या ये हीट ले रहे हैं, हीट थर्मल एनर्जी। किसमें चेंज कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा नहीं है कि उसकी मतलब एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी बच्चों ट्रांसफॉर्म ना होके सिंपली पास हो जाती है। जैसे आपने बॉल फेंकी, आपने उसको कुछ एनर्जी दी, एनर्जी की बॉल विकेट्स पे लगी तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी पास कर दी किसको, विकेट को। अब वो एनर्जी किस में चली गई, विकेट के पास, बॉल रुक जाएगी, उसकी एनर्जी फिनिश। अब वो किसके पास आ गई, विकेट के पास, तभी तो विकेट वहां से मूव हुई, वहां से गिर गई, उसके पास एनर्जी आ गई। तो बच्चों एनर्जी क्या इंटर कन्वर्टिबल है, यस बिल्कुल एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी फॉर्म्ड, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। सिमिलरली यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस from one form to another form the total amount of energy remains constant। बच्चों क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि एनर्जी आपने पहले 5 जूल लगाई उसके बाद उसकी कोई और फॉर्म बनी तो उसमें एनर्जी सिर्फ 3 जूल रह गई। एनर्जी जितनी है इट विल रिमेन उतनी ही। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, although some energy may be wasted during the conversion but the total energy of the system remains the same। बच्चों देखो ऐसा नहीं है
कि कोई आपने 5 जूल एनर्जी लगाई तो वो 5 की 5 जूल एक ही उसमें लगेगी, बट एनर्जी एक सिस्टम सपोज अर्थ पे एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, वो अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपने 5 जूल एनर्जी लगाई उसके बाद 3 जूल ही बची, 2 जूल का हमें पता ही नहीं है कहाँ चली गई, वो कहीं ना कहीं यूज हुई है। बट जब एक सिस्टम में देखेंगे, जैसे हम अर्थ पे देखेंगे, तो वो एनर्जी क्या रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, देखो एनर्जी कांस्टेंट, देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है यहाँ पर था, इसको हम ले गए यहाँ पर, तो जो ये ब्लॉक देखो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ये एक ब्लॉक है, इसको हम ए बोल देते हैं, ए ब्लॉक। तो बच्चों ये यहाँ पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी अभी इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपको बच्चों, हम वो भी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड इन दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम देखेंगे क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, जितनी होनी चाहिए थी क्या वो उतनी है। देखो ये सपोज करो हाइट है इसकी 4 मीटर, हम 3 मीटर पे देखेंगे, ये यहाँ पे देखो इसकी हाइट है 4 मीटर, हम 3 मीटर पे देखेंगे, 2 मीटर पे देखेंगे, एंड फिर 1 मीटर पे देखेंगे, एंड ये यहाँ पर ब्लॉक ग्राउंड पे आ गया। तो देखो बच्चों ये हाइट है, हाइट देखेंगे हम इसकी कि हाइट कैसे कैसे जो मतलब जो एनर्जी है वो कैसे कैसे चेंज होगी। देखो अब यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। अब यहाँ पर बच्चों क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये यहाँ पे बस अभी हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो हो जाएगी एट 4 मीटर, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, सपोज करो इसका मास है 1 kg, 1 kg मास है, मास इज 1g10, हाइट कितनी 4, क्या ये 40 जूल, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 40 जूल, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। अब हम देखेंगे एट 3 मीटर, 3 मीटर पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास तो उतना ही रहेगा, जी भी उतना ही रहेगा। अब ये डिस्टेंस कितना है देखो, क्या ये 3 मीटर है, यस, तो यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, हम ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं बच्चों, ग्राउंड से हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी हाइट अब कितनी रहेगी 3 मीटर, तो क्या 30 जूल एनर्जी होगी इसके पास। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास v होना चाहिए, v हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये इधर आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर निकाल के दिखाती हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी हमारे पास v नहीं है यहाँ पे, हमें v तो पता होना चाहिए ना, तभी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। यहाँ पे बच्चों v हमें निकालना है, u देखो ड्रॉप किया तो यहाँ पे u कितना होगा 0, 2 इंटू जी कितना होगा 10, हाइट कितनी होगी बच्चों इसकी, यहाँ पे इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है 3, v² क्या हमारे पास आ गया 60, यस v² हमारे पास 60 आ गया है। अब इसे इरेज कर दें, अब देखो हाफ मास कितना है 1, v कितना है v² हमारे पास है 60, जब हमने इसको कैंसल आउट किया बच्चों तो ये कितना आया 30 जूल, जस्ट अ मिनट, तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 30 जूल। नो नो नो, एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे हम v निकालेंगे,
2g हम लेंगे 10, एस हम कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे 3 ले रहे हैं, 3 मीटर्स। रुको रुको बच्चों, यहाँ पे ये 3 ले रहे हैं बच्चों, ये u 0 नहीं होगा, रुको 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 रुको। हम देखो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप किया, तो यहाँ पर u 0 है, यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, तो पहले हम यहाँ पे v1 निकालेंगे, ये कितनी होगी, तो हम ये वाली देखो ये हाइट लेंगे, ये इतनी हाइट लेंगे हम, तो v1 हम निकालेंगे माइनस u कितना 0, 2 इंटू 10 इंटू वट 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, v1 हमारे पास आ गया 20। तो यहाँ पे ये कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ गई v1 20, तो यहाँ पे हम कितनी लेंगे, देखो v जो हमारे पास v का स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 20 आया है, तो यहाँ पे हम 60 नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लेंगे 20, हाफ इंटू में 1 इंटू में 20, v स्क्वायर हमारे पास 20 है, तो ये हमने अगर कैंसिल करिए यहाँ पे 10, तो ये आ गया 10 जूल। अब नेक्स्ट देखो, एट 2 मीटर, जो 2 मीटर की पहले देखो यहाँ पे हाइट कितनी है 2 है, 1 इंटू में 10 इंटू में कितना 2, कितना आया बच्चों 20 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी लेंगे, पोटेंशियल सॉरी अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मास 1 वी स्क्वायर कितना लेंगे बच्चों, वेलोसिटी कितनी लेंगे, देखो यहां से यहाँ पे आए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर u स्क्वायर हमें पता है 0, हमने यहाँ से ड्रॉप किया है, 2g कितना है 10, h हमारे पास कितने हैं बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ पे कितना है ये 2, तो क्या ये हमारे पास 40 आ जाएगा, v स्क्वायर 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम अगर 40 लिख दें v स्क्वायर, हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली 40, ये कितना आ गया 20, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 20 जूल। देखो बच्चों ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, हमने काइनेटिक एनर्जी, अब हम बोल रहे हैं क्या ये एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी क्या उतनी एनर्जी जब हम वो नीचे आ रही है उतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 40 प्लस 0, यहाँ पे क्या 40 जूल आ गई, 30 प्लस 10 40 जूल, 20 प्लस 20 40 जूल। तो बच्चों क्या है यार, आप देख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व्ड है, जितनी वो पहले थी उतनी ही वो नीचे आते आते हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जैसे जैसे वो मोशन में आया तो उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ गई एंड पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है बढ़ रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी देखो यहाँ पे हाईएस्ट होगी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या यहाँ से हमने देख लिया कि दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, आपने किसी भी हाइट पे देखा, आपने किसी भी पोजीशन पे देखा, एनर्जी हमेशा 40 जूल ही रहेगी। अब आओ वापिस पावर, लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा है पावर का। अब हम देखेंगे पावर क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से काम कर रहा है, कोई वर्क डन कितनी तेजी से हो रहा है बच्चों, उसको हम बोलेंगे पावर। जैसे सपोज करो एक गाड़ी है, उसका व्हीकल सॉरी एक गाड़ी है, उसके व्हील मतलब बहुत स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड, तो वो क्या हम बोलेंगे, वो पावरफुल है, क्योंकि उसने वर्क क्या करा, जितनी वो स्पीड में, जैसे कोई व्हीकल है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डेफिनेशन देखो, वर्क इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, या फिर वर्क इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई वर्क कितनी तेजी से हो रहा है या कितने धीरे। वर्क में क्या हो रहा है, देखो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई, अब वो फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से हुई, सपोज एक व्हीकल है वो 80 किलोमीटर कितने में, सपोज करो 30 मिनट्स में कवर कर रहा है, और एक 80 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्क डन मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट हमने सेम रख दी, बट यहाँ पे टाइम अलग, तो जिसने तेजी से काम किया किसने किया,
व्हीकल 1 ने, ये व्हीकल 2 है, तो ये व्हीकल 1 क्या है, मोर पावरफुल। अब बच्चों इसका फॉर्मूला देखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, या फिर इसको हम बोलें एनर्जी अपॉन में टाइम। देखो कोई मशीन है, कोई मशीन जल्दी काम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे वो पावरफुल मशीन है, मतलब उसकी पावर ज्यादा है। कोई मशीन वो धीरे काम कर रही है, उसकी हम बोलेंगे पावर क्या है, कम है। कोई, तो इसका हम सिंपल सिंपल वे में हम क्या बोलेंगे, कोई काम कितनी तेजी से हो रहा है वो उसकी पावर डिफाइन करता है कि उसने कितनी तेजी से काम किया। तो पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट ऑफ पावर वॉट। एंड अगर पावर हम बड़ी, मतलब बड़ी पावर्स के लिए हम यूनिट यूज करते हैं किलोवाट, किलोवाट। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1000, सॉरी 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट में कितने आते हैं, 1000 वॉट आते हैं बच्चों। अब पावर की एक और यूनिट हो सकती है, एनर्जी की क्या होती है यूनिट, जूल होती है, यस। टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, यस। तो क्या हम पावर को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी किसकी यूनिट होती है बच्चों, पावर की। एंड वॉट भी किसकी यूनिट होती है, पावर की। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अब बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास कितना गिवन है हमें, 50 kg, runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find its power. बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन कैसा, mgh अपॉन में टाइम। मास कितना दिया हुआ है बच्चों, हमें 50 दिया हुआ है, यस। जी हमारे पास कितना है, 10 है। हाइट कितना बच्चों, 45 स्टेप्स, और एक स्टेप की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। पहले तो हम सेंटीमीटर को हम मीटर में ले आएंगे, तो कितना 0.5 मीटर। 15 सेंटीमीटर को हमने ये मीटर में चेंज कर दिया। अब बच्चों देखो एक स्टेप है, ये आपकी सपोज स्टेप्स है, एक स्टेप की हाइट कितनी है 0.15 मीटर। 45 स्टेप्स की अगर हम जब ये टोटल हाइट देखेंगे तो ये कितनी होगी, 45 इंटू में 0.15 मीटर। तो ये क्या हमारे पास टोटल हाइट आ गई। टोटल हाइट कितनी, 45 इंटू में 0.15। कैसे बच्चों, देखो एक बार वापस समझो, एक स्टेप इतना है, एक स्टेप की हाइट कितनी है, इतनी। ऐसे कितने हैं 45 स्टेप्स, तो वो 45 से ऊपर जा रहे हैं। तो एक हाइट की एक स्टेप की हाइट इतनी है, उसके बाद अगले की इतनी, अगले की इतनी। जब हम टोटल ऐड करेंगे, या फिर हम बोले 45 को जब हम 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास आ जाएगी पावर। पावर किस में होगी, वॉट में। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, ऐसे हम सिंपल वे में पावर का, देखो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। वर्क डन क्या होता है, क्या वर्क डन, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स क्या, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी, हाइट, जितनी वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ा वो क्या, हम उसके हाइट देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप, आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।